नमस्कार साथियों, मैं पारस प्रजापत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुटेक पाठशाला में। जैसा कि हम जानते हैं कि आज रिट 2021 के लिए फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं तथा इस संबंध में विस्तृत नोटिफिकेशन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की वेबसाइट पर जारी हो चुका है। साथ ही इस भर्ती से संबंधित सिलेबस भी जारी किया जा चुका है। सिलेबस को लेकर अगले किसी वीडियो द्वारा हम डिस्कशन करेंगे। आज का जो ये वीडियो है वो आप द्वारा प्रेषित कुछ क्वेरीज़ को लेकर हैं। जैसे स्नातक में 45% से कम मार्क्स हैं तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ या नहीं, अथवा दोनों ही लेवल में फॉर्म भरा जा सकता है या नहीं, फॉर्म कहाँ से भरना है इत्यादि ये क्वेरीज़ है जिस पर हम आज डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पूर्व मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आपने अभी तक अगर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि रेट के संबंधी मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन आज दिनांक 11 जनवरी को जारी हो चुका है और इस संबंध में ये वेबसाइट पर फॉर्म भरने की तिथि है वो 11 जनवरी से लेकर 8 फरवरी के रात्रि 12 बजे तक है। और चालान जमा कराने की जो तिथि है वो 11 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक है। और इस संबंध में एक डेट और दे रखी है, वो है वेबसाइट से प्रवेश पत्र जो डाउनलोड करने की तिथि, वो है 14 अप्रैल। और परीक्षा तिथि निश्चित की गई है 25 अप्रैल को रविवार के दिन। और प्रथम पारी में जो है लेवल द्वितीय के लिए रखा गया है और द्वितीय जो पारी है उसमें लेवल प्रथम के लिए रखा गया है। और ऑनलाइन जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो भी यहाँ बता दी गई है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ये जो दिखाई दे रहा है वेबसाइट का एड्रेस, इस पर से फॉर्म भरे जा सकते हैं। और इसमें जो साथ में और क्या चाहिए, अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम वगैरह और मोबाइल नंबर ये अंकित होने के साथ साथ चालान का फॉर्म है वो भी। तो और चालान का जो वेरिफिकेशन है वो वेबसाइट के चालान नंबर पर अंकित करके किया जा सकेगा। तो ये मोटा मोटी जानकारी आप सभी को है ऑलरेडी। और प्रथम लेवल के लिए या द्वितीय लेवल, एक लेवल के लिए जब भरेंगे तो 550 रुपये हैं और दोनों ही लेवल के लिए अगर एक साथ फॉर्म भरते हैं तो 750 रुपये का ये चालान कटेगा। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, अब ये जो है सबसे बड़ी जो क्वेरीज है इसी पर ही आ रही है कि मेरी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता किस दायरे में है। तो इसके संबंध में हालांकि वेबसाइट पर ये क्लियर है, लेकिन फिर भी इसके 2-3 ऐसे बिंदु हैं जहाँ से हम समझ पाएंगे कि वास्तव में हम फॉर्म भर पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं। बात आती है 40 से लेकर 45% के बीच में अगर कोई व्यक्ति अटका है तो क्या वो फॉर्म भर सकता है कि नहीं भर सकता है, इसको लेकर है। तो सबसे पहले हम ये बिंदु देखें। हम इसमें देखो ये कैटेगरीज बनाई गई हैं, ए बी सी डी और ई कैटेगरीज ये बनाई गई हैं। इसमें देखो लेवल प्रथम में है वो हम एक बार इसको पढ़ लेता हूँ कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा मैं उत्तीर्ण हूँ और कोर्स अंतिम वर्ष में। एक तो ये है कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी और एक और है जिसमें भर सकता है, वो है न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा में उत्तीर्ण हूँ, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो NCT है उसके द्वारा ये जो विनियम है 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। तीसरी और इसमें जो योग्यता रखी गई है वो है 50% न्यूनतम अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLED में उत्तीर्ण। ये BLED वालों के लिए है या फिर अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो। फिर जो डी बिंदु है वो है 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष में जो अध्ययनरत है। और जो ई है बिंदु वो है स्नातक या प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस नाम से भी जाना हो उत्तीर्ण हो। ये जो कैटेगरी, इनमें कौन कौन से आएंगे ये अभी आगे स्पष्ट हो पाएगा, अभी आप थोड़ा सा इसको ध्यानपूर्वक सुने। तो ये जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं वो ठीक है, यानी इसमें मोटा मोटी बिंदु क्या है कि 12वीं में अगर 50% अंक है और उसके पास ये डिप्लोमा है
तो वह योग्य है। इसके अलावा एक कैटेगरी नीचे दी गई है, मैं आगे इसका डिस्कशन करूँगा नोट के माध्यम से, वो इन सभी पर लागू होगा। तो थोड़ा ध्यानपूर्वक समझें और थोड़ा सब्र रखें, अभी समझने की कोशिश करें कि मैं वहाँ तक पहुँच रहा हूँ। और अभी इन्हीं बिंदुओं को समेट कर रखना, लेवल फर्स्ट वाले। और अब लेवल सेकंड में भी इसी तरह के ये बिंदु हैं, देखें आप कि कक्षा 6 से 8 द्वितीय स्तर का जो है, इसमें देखें पहला बिंदु है कि स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा में उत्तीर्ण हो, एक तो ये हो गया। दूसरा होता है कि न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर एवं बीएड उत्तीर्ण, यहाँ बीएड कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत है, ये हो गया। सी बिंदु क्या है कि अगर 45, ये भी एक कैटेगरी है, आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जस्ट आप देखें थोड़ा कि न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड या में उत्तीर्ण हो, जो इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी द्वारा जो विनियम जो जारी किए गए उसके अनुसार होंगे, वो अभी नीचे डिस्कशन हम अभी करेंगे। और न्यूनतम 50, नेक्स्ट है न्यूनतम 50% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में BLED में उत्तीर्ण हो। और फिर ई बिंदु है, वो भी इसी तरह का है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या फिर ये BA BSc और BEd BSc में उत्तीर्ण हो। इस प्रकार का ये अध्ययन अभी साथ में जो ग्रेजुएशन प्लस BEd का जो चल रहा है, वो उस तरह की उनके लिए योग्यता है। ये इन सभी की हम योग्यता देख रहे हैं। अब बात आती है कि ये जो पात्रता है कब तक पहुंच जानी चाहिए। ये जो बीएड वाली है, ये दिनांक जो है, ये जो परिणाम जो जारी होगा रेट के संबंध में, उसके पहले पहले ये योग्यता अर्जित कर लेनी चाहिए। अब जो मुख्य बिंदु आते हैं, अब आप ध्यानपूर्वक देखें, ये जो लिखा हुआ है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, ये सिविल रेट संख्या है, उसके निर्णय के अनुसार जो एक निर्णय दिया गया था उसको लागू किया जा रहा है। और वो जो है एनसीटी के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए दिया गया था। तो अब जो जो कैटेगरी वाले व्यक्ति हैं वो इसमें शामिल होंगे। वो अलग अलग 4 कैटेगरी इसलिए बनाई गई थी, ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि ये कौन दायरे में आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो अब आप इसको ध्यान से देखें कि एक जो पहला ही जो है वो है कि 2007 वर्ष, ये 27/9/2007, इससे पूर्व जिसने भी बीएड या बीएसटीसी कर ली थी उस पर न्यूनतम जो प्रतिशत प्राप्त करने की जो योग्यता का दायरा है वो किसी प्रकार से बाध्यता नहीं है उस पर, यानी कि वो अगर पास भी है तो वह योग्य है। योग्यता क्या है कि 27/9/2007 से पूर्व उसने वो बीएड में दाखिला ले लिया हो या बीएड कर ली है तो, या फिर बीएसटीसी कर ली है तो ये दोनों पर लागू हो रहा है। आप समझ रहे हैं, ये कैटेगरी 2 का विषय है। उसके बाद में देखें कि ऐसे विद्यार्थी भी है जो 7 यानी 27/9/2007 और 31/8/2009 31/8/2009 इन दोनों के बीच में जिसने भी एडमिशन लिया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पास कब हुआ है, जिसने भी एडमिशन लिया है इनके बीच में, इन डेट्स के बीच में, तो उस समय क्या था 45% अगर उन्होंने उनके साथ अगर किया है, इन्होंने बीए, उनमें ग्रेजुएशन न्यूनतम 45 अंक प्राप्त होते हैं उनको अगर, तो वे योग्य हैं। और ये सारी जो बात कर रहा हूँ मैं एक सामान्य वर्ग के लिए हैं, बाकी जो वर्ग है वो नोट के माध्यम से मैं समझाऊंगा। ये जो जितनी भी बात कर रहा हूँ मैं वो सामान्य वर्ग को लेकर है। तो 45% जो है सामान्य वर्ग लेकर बैठा है वो भी दे सकता है, बशर्ते कि उसकी बीएड 7 और इस 9 के डेट के बीच में है। और इससे पूर्व अगर वो पास ही है और सामान्य वर्ग का है तो भी वो दे सकता है 2007 से इस डेट से पूर्व का। अब बात आती है तीसरे स्टेप की, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो तीसरे स्टेप में जो अभी हाल ही में जारी हुआ है कि 31/8/2009 है, इसके बाद से जिसने भी योग्यताएं अर्जित की है
अध्यापक पात्रता, अध्यापक शिक्षा की पात्रता से संबंधित, तो वो इस पर लागू होगा। और उनमें जो है न्यूनतम 50% जो है उनको बाध्यता रहेगी, चाहे वो जम्मू कश्मीर से किया हो चाहे यहाँ से किया हो, 50% की जो प्राप्तांक है उसकी बाध्यता रहेगी। अब बात आती है कि छूट किस किस को दे है, और ये कैटेगरीज कुछ बनाई गई हैं। जैसे देखो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, विशेष योग्यजन, विधवा और तलाकशुदा। ये देखें, ये कैटेगरीज है, इनको 5% की छूट दी जाएगी। अब वापस समझें आप कि अगर ये तीसरा बिंदु समझे हम, जिसमें 50% की योग्यता रखी गई है, उनमें 5% की छूट इन कैटेगरीज को है। और दूसरे बिंदु में जो 45% की अनिवार्यता है, उसमें भी अगर इस कैटेगरी के दायरे वाले हैं तो इनमें 45% में भी 5% की छूट रहेगी, ये निश्चित है। और मान लिया कि इस कैटेगरी वाले हैं तो वो 40% वाले इसमें मान्यता रखेंगे, ये भर सकते हैं। अगर इन कैटेगरी में से हैं और इनके 40 से ऊपर हैं तो भी रेट 2021 के लिए आवेदन भरने के योग्य रहेंगे। आप किसी प्रकार का इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रखें, ये निश्चित है। आप पढ़ सकते हैं कि ये जो डी बिंदु है, इस डी बिंदु के लिए ये पूरा का पूरा नोट है और इसमें सारा ये लागू हो सकता है। और पहले बिंदु के लिए तो वैसे भी छूट संबंधी कोई दायरा नहीं है। तो कन्फ्यूज़न मुख्य रूप से ये दूसरे बिंदु पर ही क्रिएट हो रहा था। और ये अगर इस कैटेगरी में कोई व्यक्ति है और सामान्य का है तो उसको 45%, और अगर इन कैटेगरी में से हैं तो वो फिर 40% के से ऊपर है तो रेट 2021 में बैठने के लिए योग्य होगा। इसके बाद में ये सिलेबस विस्तृत रूप से दिया गया है, जिस पर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं फिर कभी इस पर डिस्कशन करूँगा विस्तृत रूप से। कौन कौन सी बुक्स हैं वो हमें पढ़नी चाहिए जो ऑथेंटिक है और जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। और इसके बाद में परीक्षा के आयोजन की तिथि है वो दे रखी है 25 अप्रैल, ऑलरेडी सबको पता है। प्रश्न पत्र को लेकर भी इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये जो प्रश्न पत्र होगा वो कितने खंडों में होगा, और आपको अपने दिए गए जो फॉर्म खंड है और कौन सा प्रश्न पत्र है वो आपको करना है। तो प्रत्येक खंड में से आपको कौन सा करना है वो पहले से ही पूर्व निर्धारित है। आप उसका ध्यान कर लें कि आप कौन सा भर रहे हैं। जैसे खंड 2 में भाषा संबंधी है तो पहले कौन सा ले रहे हो, दूसरा कौन सा ले रहे हो। खंड 3 भी है जो भाषा संबंधी है तो उसमें कौन सा विषय आप ले रहे हो। तो ये खंड वाइज आप समझने की कोशिश करना, और वही हम जो भर रहे हैं वो ही उसमें अटेंड करने हैं, बाकी के अटेंड नहीं करने हैं। और इसमें एक और बात है कि इसमें नेगेटिव जो मार्किंग है वो बिल्कुल नहीं होगी, आप ये निश्चित कर लें। न्यूनतम उत्तीर्णांक को लेकर भी इसमें स्पष्ट कर दिया गया है। हालांकि इस पर हमने पहले वीडियो में काफ़ी डिस्कशन कर लिया था कि जो इस बार न्यूनतम उत्तीर्णांक रखे गए हैं जनरल कैटेगरी के लिए वो 60% है, और एसटी के लिए जो रखे हुए हैं वो है टीएसपी के लिए है 36% और नॉन टीएसपी के लिए 55%। और बाकी भी ये कैटेगरी जो सम्मिलित है उसमें 55% है। विधवा, परित्यक्ता महिलाएं हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं तो 50%, दिव्यांग है तो उनके लिए 40%, और शहरी या जनजाति के व्यक्ति है तो 36%। तो ये पहले काफ़ी डिस्कस इस पर कर लिया गया और इसमें किसी प्रकार की कोई संशय की गुंजाइश भी नहीं है। और एक जो और क्वेरीज है वो है कि जो स्टेट के बाहर के विद्यार्थी है वो किस कैटेगरी में सम्मिलित होंगे। तो ऐसी कोई कैटेगरी निर्धारित नहीं है उनके लिए, वो एज ए जनरल कैंडिडेट फाइट करेंगे और उसमें अगर मेरिट में आते हैं तो उनको फाइनली जगह मिलेगी। इस प्रकार से अलग से उनके लिए कोई किसी प्रकार की कैटेगरी नहीं है। और अन्य आवश्यक जो निर्देश या सूचना है वो ये है कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना आवश्यक होगा। और ओएमआर सीट की रीचेकिंग है, इनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। फिर परीक्षा समाप्ति के पश्चात विद्यार्थी चाहे तो प्रश्न पत्र संबंधी अपनी परिवेदना 72 घंटों में, अगर परिवेदना किसी प्रकार की है तो इस वेबसाइट के लिंक पर अपनी
दे सकते हैं, रेट कार्यालय को भेज सकते हैं। कई बार ऐसी कोई परिवेदना या फिर कहें कि अपनी जो शिकायतें हैं वो दर्ज करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी के लिए आज का ये वीडियो बड़ा ही उपयोगी रहा होगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें ताकि हमारे दूसरे साथियों को भी इसका लाभ मिल सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। थैंक यू सो मच।